सालों से हमारी शादी में सब सही चल रहा था, पर लैंस ग्रांट, मेरे पति ने अपने दोस्तों के कहने पर मेरे पीठ पीछे एक खूबसूरत फीमेल आर्टिस्ट को छुपा रखा था। उस दिन मैंने उसे अपने दोस्त से बहस करते सुना। स्टेला अब इज़ाबेला मुझसे भिड़ने वाली है। तुम लोगों ने ही उसे मुझ पर थोपा था, अब तुम ही इसे सॉर्ट करो, लैंस गुस्से में बोला। तभी किसी ने पूछा, मिस्टर ग्रांट, अगर एक को चुनना हो तो आप किसे हटाना चाहेंगे? लैंस 2 सेकंड के लिए रुका, फिर बोला, स्टेला बहुत अलग है। फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली थी कि मैंने अपने आगे बैठी 2 लड़कियों की बातें सुनी। एक लड़की ने हैरानी से पूछा, क्या तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड लैंस ग्रांट है? मजाक मत करो, वो इतनी बड़ी फैमिली से है और अपनी वाइफ के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, झूठ मत बोलो। उस लड़की ने स्नॉट किया और अपना लैपटॉप खोलकर बॉयफ्रेंड नाम का फोल्डर दिखाया। यकीन नहीं तो खुद देख लो, हमें 6 महीने हो गए हैं। फाइनेंशियल मैगजीन्स में वो जैसा दिखता है, असलियत में उससे बिल्कुल अलग है। वो लड़की इतराकर मुस्कुरा रही थी। उसकी दोस्त दंग रह गई। वेट, ये तो सच में लैंस ग्रांट है, तुम दोनों मिली कैसे? लड़की ने और भी स्मग होकर बताया, मेरी फैमिली की हालत ठीक नहीं थी। मॉम बीमार थी और भाई बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं एक पब में पार्ट टाइम काम करती थी, वहीं लांस से मिली। मेरे बॉस ने हमें मिलवाया था। उसके बाद लांस मुझे हर वक्त डेट पर बुलाने लगा। वो सिर्फ फूल और डायमंड्स ही नहीं देता, बल्कि उसने मेरे लिए पर्सनल आर्ट एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किया और फ्रांस का ये ट्रिप भी वही पे कर रहा है। बुरा नहीं है ना? चाहो तो मैं उससे बोलकर तुम्हारे लिए भी उसके किसी अमीर दोस्त को सेट करवा दूं। उसकी दोस्त ने साफ मना कर दिया, नहीं भाई, मुझे ये सब नहीं चाहिए। साफ दिख रहा है कि तुम सिर्फ एक मिस्ट्रेस हो। मैं तो कहती हूँ पीछे हट जाओ, वरना बाद में निकल नहीं पाओगी। वो अपनी वाइफ को तुम्हारे लिए थोड़ी ना छोड़ेगा। मिस्टर ग्रांट को तुम बस नई और सुंदर लगी हो, थोड़े दिन में डंप कर देगा। ये सुनकर वो लड़की चिढ़ गई। अच्छा, तुम्हें लगता है मिस्टर ग्रांट मेरी उंगलियों पर नाचता है? सिर्फ मेरे कहने की देर है, वो डिवोर्स दे देगा। उसने तुरंत फोन मिलाया। दूसरी तरफ से एक ठंडी मर्दाना आवाज आई, हेलो। लड़की ने नाटक करते हुए कहा, लांस, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? मेरी आवाज तक नहीं पहचानते? तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तभी मैंने लांस की वो आवाज सुनी जो मैंने कभी मेरे लिए नहीं सुनी थी। नहीं बेबी, सॉरी, मैं मीटिंग में था, ध्यान नहीं दिया। क्या चाहिए कॉम्पेंसेशन में? बैग या ज्वेलरी? सब दिलाऊंगा। और पेरिस एग्जीबिशन का मैंने सब अरेंज कर दिया है। अगली बार मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा और बड़ी बड़ी मास्टर्स को भी इनवाइट किया है। सो प्लीज गुस्सा मत हो, ओके? वो लड़की और भी ज्यादा आकड़ गई, पर उसकी दोस्त डर गई थी। तुम पागल हो गई हो? तुम इज़ाबेला गिल से भिड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? वो उसकी लीगली वेडेड वाइफ है। हद मत पार करो। मैं नहीं चाहती कि तुम कल को न्यूज में बदनाम हो जाओ। लड़की लापरवाह होकर बोली, डर क्यों रही हो? मैंने कहा ना, मैं लैंस से डिवोर्स करवा कर रहूंगी। बस देखती जाओ, जब मैं बड़ी बन जाऊंगी तो तुम्हें नहीं भूलूंगी। उनकी बातें खत्म हुई ही थीं कि मेरे फोन पर एक मैसेज आया, इज़ाबेला, तुम कब लैंड कर रही हो? मैं किसी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। मैसेज लैंस की तरफ से था। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मैंने लिखा, क्या तुम्हारे पास वक्त नहीं है? लैंस का तुरंत रिप्लाई आया, मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है। मैंने कोल को बोल दिया है, वो एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट कर रहा होगा। उसी वक्त वही लड़की खुशी से चिल्ला उठी, ओह, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने खुद एयरपोर्ट आ रहा है। बेब, तुम अकेली यूं नहीं चली जाओ। जैसे ही मैं प्लेन से उतरी, मैंने कोल को देखा। उसके हाथ में लिलीज का बुके था। उसने हमेशा की तरह लैंस की तरफ से बहाने बनाने शुरू कर दिए। मिसेस ग्रांट, मिस्टर ग्रांट आखिरी वक्त पर एक मीटिंग में फंस गए, इसलिए नहीं आ पाए, पर उन्होंने कहा है कि मैं आपको आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट ले जाऊं और फिर शॉपिंग के बाद घर। मैंने हाँ में सर हिलाया, पर जैसे ही मैं कार में बैठने वाली थी, मुझे लैंस की आवाज सुनाई दी, डार्लिंग, फ्रांस का ट्रिप कैसा था? अगली बार कहाँ जाना है? इटली या लॉस एंजलिस? मैंने ऊपर देखा, पर कोल ने लिलीज के बुके से मेरा व्यू ब्लॉक कर दिया। मिसेस ग्रांट, बाहर ठंड है, प्लीज कार में बैठिए। मैं खामोशी से कार में बैठ गई, पर पीछे से उस लड़की की गुस्से वाली आवाज आई, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे इज़ाबेला गिल से मिलना है और सब सच बताना है।
अगर तुम डिवोर्स नहीं मांग सकते तो मैं मांगूंगी। तुम उससे अब प्यार नहीं करते, वो तुम्हारे लिए बोझ है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो औरत मिस्ट्रेस है जिसे उसका पति प्यार नहीं करता। प्लीज उसे छोड़ दो। लड़की रोने लगी। लैंस, जो हमेशा इतना डिग्निफाइड रहता है, अपना कंट्रोल खो बैठा। वो उसे मनाने लगा। ठीक है, मैं उससे डिवोर्स की बात करूंगा, प्लीज रो मत। कार चल पड़ी, पर रियर व्यू मिरर में मैंने उन्हें एक दूसरे को गले लगाते और किस करते देखा। रात को 8 बजे मार्क बेली ने मेरे लिए एक वेलकम पार्टी रखी। लैंस को मिस्ट्रेसेस रखने की आदत मार्क से मिलने के बाद ही पड़ी थी। शुरू में मैंने इसे इग्नोर किया, क्योंकि हमारे सर्कल में सब कहते हैं कि मर्दों का अफेयर होना नॉर्मल है, जब तक फैमिलीज का नुकसान ना हो। मेरी मॉम तक ने कहा कि अगर डिवोर्स ग्रेसफुली हो सकता है तो कर लो, वरना थोड़ा चिल करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने कभी दूसरा मर्द नहीं ढूंढा, क्योंकि मैं कंपनी के कामों में बिजी थी, और शायद मैं खुद को धोखा दे रही थी कि लैंस बस थोड़े दिन प्ले कर रहा है और वापस आ जाएगा। पर सच तो ये था कि उसे वाकई प्यार हो गया था। लैंस ने पार्टी में आने से मना किया था, पर वो लेट पहुंचा। वो मुझसे मिलने के बजाय सीधा मार्क को बाथरूम में घसीट कर ले गया। मैं वहीं पास में थी और मैंने उनकी बातें सुन ली। मार्क, बात हाथ से निकल गई है। स्टेला इजाबेला से मिलने की जिद कर रही है। तुमने तो कहा था वो पैसे के लिए ये सब कर रही है, पर वो तो सब सच बताने पर अड़ी है। अगर तुमने मुझे मिस्ट्रेस रखने के लिए उकसाया ना होता तो मैं आज इस मुसीबत में ना होता। लैंस ने गुस्से में मार्क के मुंह पर मुक्का मार दिया। मार्क ने अपने होठों से खून पोंछा और मुस्कुराकर बोला, मिस्टर ग्रांट, बाकी सब वाइफ और मिस्ट्रेस दोनों को संभाल लेते हैं, आप क्यों नहीं? या फिर आप सच में उस स्टूडेंट के प्यार में पड़ गए हैं? लैंस खामोश रहा। मार्क ने 2 उंगलियां दिखाई। एक को चुन लो लैंस, किसे हटाना है? लैंस थोड़ा हिचकिचाया। स्टेला अलग है, वो मुझे वो सुकून देती है जो इजाबेला नहीं दे सकती। पर इजाबेला के साथ मैंने इतनी साल बिताए हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, और काम में भी वो बहुत ब्रिलियंट है। मेरे लिए चुनना मुश्किल है। मार्क ने नफरत से कहा, मैं समझ गया, तो तुम्हें दोनों चाहिए? कोई बात नहीं, ये तो बच्चों का खेल है, मार्क ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर लैंस की चेहरे पर सुकून वाली स्माइल आई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने वाला था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो वहीं जम गया। मार्क ने सिगरेट जलाई और मजाक उड़ाया। क्या हुआ, मिस्टर ग्रांट को कोई नई हसीना दिख गई क्या? स्टेला सी भी सुंदर है क्या? मार्क की नजर लैंस के पीछे गई और उसकी बोलती बंद हो गई। मिसेस ग्रांट, मैंने बड़े आराम से रिस्पॉन्ड किया। फिर अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मार्क, तुम्हें मुझे हटाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर मैंने लैंस की तरफ देखा। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैं कल अपने सेक्रेटरी से डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी। जब वक्त मिले तो देख लेना मिस्टर ग्रांट। मुझे याद है जब मैंने लैंस को पहली बार रंगे हाथों पकड़ा था। मैं ओवरटाइम करके घर लौटी थी। घर में सन्नाटा था, पर ऊपर बेडरूम से ग्लास के टकराने की हल्की आवाज आ रही थी। वो लैंस के फेवरेट बोहेमियन क्रिस्टल ग्लासेस की आवाज थी, जो वो तभी निकालता था जब वो बहुत खुश हो। मुझे लगा शायद कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया है, पर जैसे ही मैंने दरवाजे की दरार से अंदर झांका, मेरे पांव तले जमीन निकल गई। एक गुड़िया जैसी लड़की ने मेरा शनेल नाइट गाउन पहना था, और वो लैंस के घुटनों के बीच बैठी उसकी टाई से खेल रही थी। लैंस ने जैसे ही मुझे देखा, वो हड़बड़ा गया। इजाबेला, तुम तो ऑफिस में रुकने वाली थी ना? मैं उसके लिए दलिया बनाने आई थी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती थी। इतने सालों से मैं उसका ख्याल रख रही थी, और वो मेरे पीछे ये सब कर रहा था। मैंने गुस्से में उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। लैंस ग्रांट, तुम पहले ऐसे नहीं थे। मैंने सोचा था वो माफी मांगेगा, पर उसने बेशर्मी से कहा, पहले की बात अलग थी, अब सब यही करते हैं। कमा कर दे रहा हूँ, तुम भी तो पूरा दिन मर्दों के बीच मीटिंग का बहाना करके घूमती रहती हो। मुझे पता है तुम क्या गेम्स खेलती हो। उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें घर पर बैठने के लिए मजबूर नहीं किया, करियर बनाने दिया। इतना सब मिलने के बाद क्या तुम बाकी वाइफ्स की तरह एक आंख बंद नहीं कर सकती? कभी सोचा है मैंने बाहर लड़की क्यों ढूंढी? ये सब तुम्हारी वजह से है। बाकी वाइफ्स क्या कर रही थी? रम्मी खेलना, शॉपिंग करना और अपने पति की मिस्ट्रेसेस के बच्चों को पालना।
मैंने बस अपना करियर नहीं छोड़ा, तो क्या मैं इतनी गलत हो गई? लैंस ने कोई सल्यूशन नहीं निकाला, बस मुझे अपने बिहेवियर पर सोचने को कहा और घर आना बंद कर दिया। वो खुलेआम उस लड़की के साथ पार्टीज में जाने लगा, उसके लिए गैलरी खोली और हर रोज नई लग्जरी कार में उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता। हमारा रिश्ता कांच की तरह सबके सामने टूट रहा था, पर लोगों को ये नॉर्मल लग रहा था। एक लेडी ने मुझसे कहा, अरे मिस्टर ग्रांट बस खेल रहा है, 3 महीने में बोर होकर उसे छोड़ देगा। मिसेस ग्रांट हो, थोड़ा बड़ा दिल रखो। चलो, रम्मी में चौथे प्लेयर की कमी है, हमारे साथ खेलो। मुझे रम्मी खेलना नहीं आता था, पर मेरी मॉम को बहुत पसंद था। मैंने उस दिन समझ लिया कि अब रुकने का कोई फायदा नहीं है। मेरी माँ अपनी रम्मी की दीवानगी के लिए मशहूर थी। जब उन्हें पता चला कि मेरी शादी में भी वही सब हो रहा है जो उनके साथ हुआ था, तो वो उदास होने की बजाय और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो गई। हंसते हुए मुझसे बोली, चलो अब तुम्हारी माँ तुम्हें रम्मी की रानी बनना सिखाएगी। देखो बेटा, शादी बिल्कुल रम्मी की तरह है। हाथ में अच्छे कार्ड्स आएं या बुरे, खेलना तो पड़ता ही है, वो भी तमीज से। तमाशा मत करो, वरना लोग बातें बनाएंगे। चलो मेरे लिए एक कार्ड खींचो। मैंने उनके लिए कार्ड खींचा तो वो खुशी से चिल्ला उठी, हम जीत गए, पैसे लाओ। मेरी बेटी के हाथ तो रम्मी के लिए परफेक्ट है। उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश की, पर मेरा दिल नहीं लगा और मैंने उनके सारे पैसे हार दिए। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि फिक्र से कहा, ये तो बस दिल बहलाने का जरिया है, अगर नहीं सीख पा रही तो छोड़ो, किसी और काम में ध्यान लगाओ। हमारी तरह खुद को धोखे में रखकर पूरी जिंदगी मत गुजार देना। तब मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। मैंने सोचा, अगर मैं इन अमीर औरतों का माइंडसेट सीख लूं तो शायद मेरी शादी बच जाए। मैंने सोचा, ठीक है, उसे बाहर लड़कियां घुमाने दूं, बस घर वापस आ जाए और मुझे अपनी वाइफ माने। पर 6 महीने बीत गए और लैंस का भूत नहीं उतरा। वो स्टेला को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। मैं डर गई और उन लेडीज से पूछा कि अब क्या करूं? तो उन्होंने नजरें चुराकर कहा, अब मिस्टर ग्रांट इतने बड़ी प्रेमी निकलेंगे, किसने सोचा था? शायद अब तुम्हें उस मिस्ट्रेस को घर ही लाना पड़े। हमारी सर्कल में तो ये आम बात है, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। माँ का नाम लेते ही वो सब चुप हो गई और बहाने बनाकर निकल गईं। लैंस को दोनों के बीच फंसा देखकर मुझे लगा कि अब पीछे हटने का वक्त आ गया है। मैंने सोचा था जब तक वो मुझे चुनेगा मैं सब सह लूंगी, पर स्टेला ने उसे पूरा वश में कर लिया है। मैं 6 महीने बेवकूफ रही, पर पूरी जिंदगी नहीं रह सकती। जैसे ही मैंने डिवोर्स के लिए हाँ कहा, स्टेला ने खुशी में एक आर्ट एग्जीबिशन रख दिया। लंदन की बारिश और चिपचिपाहट के बीच मैं उसकी स्टेला गैलरी में खड़ी थी। हर जगह लैंस और स्टेला की किसिंग फोटोज लगी थी, बीच पर, वाइनरी में, यहाँ तक कि मेरे बेडरूम और मेरी ऑफिस की फोटोज भी वहां थी। स्टेला बहुत ज्यादा अकड़ में थी और मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। मिस गिल, कैसा लगा मेरा नया एग्जीबिशन? स्टेला ने उकसाते हुए पूछा। उससे लिली की महक आ रही थी और उसने वही एमरल्ड नेकलेस पहना था जो मैंने 2 साल पहले 30 लाख पाउंड्स में खरीदा था। मेरे पति के साथ साथ वो मेरी चीजें भी चुरा रही थी। मैंने बिना कुछ कहे उसका नेकलेस झटके से खींच लिया। उसकी गले पर लाल निशान पड़ गया। इज़ाबेला गिल, ये मेरा एग्जीबिशन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाई। मैं शांति से डस्टबिन के पास गई और वो टूटा हुआ नेकलेस कचरे में फेंक दिया। तुमने इसे फेंक कैसे दिया? ये 30 लाख पाउंड्स का था। स्टेला की लालच उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने लैंस को झटका दिया और डस्टबिन से नेकलेस निकालने भागी। जब उसे नेकलेस मिल गया तो उसने चैन की सांस ली। मैंने उसे नीचा देखते हुए कहा, मेरा मर्द चुराया, अब मेरा नेकलेस चुरा रही हो? तुम्हें कचरे से इतना प्यार क्यों है? स्टेला ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने लांस का हाथ थामा और मेरी तरफ देखकर फिर से उकसाने लगी। क्या तुम्हें ये फोटोज पसंद नहीं आई? स्टेला ने इतराते हुए पूछा। इन्हें खुद मिस्टर ग्रांट ने चूज किया है। ओ, मेरा मतलब है मेरे पति ने। उसने हस्बैंड वर्ड पर इतना जोर दिया ताकि सबको पता चल जाए कि अब नई मिसेस ग्रांट आ गई है। मैंने फोटो फ्रेम के कोने को सहलाया और मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों की जोड़ी काफी सुंदर है, पर क्या तुम्हें यकीन है कि ये फोटोज कोर्ट में सबूत का काम नहीं करेंगी? स्टेला का चेहरा पहले कंफ्यूज हुआ, फिर बिल्कुल सफेद पड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने एक USB ड्राइव निकाली जो मैंने अपने लॉयर के लिए तैयार की थी। मिस लो,
मेरा और लांस का भी डिवोर्स नहीं हुआ है। इसमें उसके अफेयर के सारे सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज, तुम दोनों की प्राइवेट क्लब की हरकतें और अंडरग्राउंड कार पार्क की बातें। और ये तुम्हारा परफेक्ट एग्जीबिशन, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत है ताकि लांस को डिवोर्स के बाद एक फूटी कौड़ी ना मिले। मैंने ठंडी हंसी के साथ उसकी बेइज्जती की। तुम्हें सच में लगा कि ग्रांट ग्रुप अडल्ट्री के बाद भी एसेट्स आधे आधे बांट देगा? थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। उसने तुम पर जो एक एक पैसा खर्च किया है उसमें आधा हिस्सा मेरा है। ये डिजाइनर बैग्स, कपड़े, घर सब हमारी मैरिटल प्रॉपर्टी से आए हैं। यहाँ तक कि ये प्राडा ड्रेस जो तुमने पहनी है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से नंगा भेज सकती हूँ, पर लंदन की सड़कों पर एक और नंगी औरत देखने का मेरा कोई शौक नहीं है। इसे मेरी तरफ से भीख समझना। स्टेला बुरी तरह डर गई। वो तो अभी खेल में नहीं थी। लैंस का दिल बहलाना तो आसान था, पर मुझसे भिड़ने के लिए उसे बहुत प्रैक्टिस चाहिए थी। मैंने लैंस के आगे डिवोर्स पेपर्स फेंक दिए। इज़ाबेला, मेरी बात सुनो, लैंस ने बोलने की कोशिश की। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। क्या सुनो? ये कि तुमने हमारे जॉइंट अकाउंट से अपनी मिस्ट्रेस पाली, या वो बैंक ट्रांसफर्स जो तुमने एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्टेला लो को किए? लैंस, इज्जत से पीछे हट जाओ, वरना ये सबूत कल तक सारे मीडिया आउटलेट्स में होंगे। रिपोर्टर्स एक लेजेंड का गिरना देखने के लिए मरे जा रहे हैं। मैंने स्टेला की तरफ मुड़कर धीमी आवाज में कहा, और ये लड़की जिसे तुम इतना प्यार करते हो, मीडिया इसे नोच खाएगी। इंटरनेट पर इसकी ऐसी धज्जियां उड़ेंगी कि ये आर्टिस्ट बनना तो छोड़ ही दे, बाहर निकलने लायक नहीं रहेगी। और तुम्हें तो पता ही होगा, ये गिफ्टेड आर्टिस्ट जिसे तुम मानते हो, इसने कभी पेंट ब्रश को हाथ तक नहीं लगाया। इसकी सबसे प्राउड पेंटिंग ब्लॉसमिंग डॉट किसने बनाई है, ये इसी से पूछ लो। ये सुनते ही स्टेला पैनिक कर गई। वो अपनी एक दोस्त की तरफ भागी और उसे पकड़कर चिल्लाने लगी, तूने सब बता दिया, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, क्या जो पैसे मैंने तुझे दिए वो काफी नहीं थे? उसकी दोस्त ने उसे झटक दिया। मैंने पहले ही कहा था कि इज़ाबेला गिल से पंगा मत ले, ये सब तेरी अपनी गलती है। स्टेला ने पूछा, उसने तुझे कितने दिए? लड़की ने 3 उंगलियां दिखाईं। 30 लाख पाउंड्स यानी $3 मिलियन। लांस का चेहरा देखने लायक था, जैसे उसके साथ सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ हो। उसने अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से स्टेला को एक जीनियस आर्टिस्ट बोलकर मिलवाया था, और अब वही बात उसके मुंह पर तमाचे की तरह पड़ी थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी, स्टेला की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लांस ने बात दबाने की कोशिश की। तबीयत खराब है या डर लग रहा है कि सारे राज खुल जाएंगे? मैंने बीच में कहा। लांस ने मुझे वार्निंग भरी नजरों से देखा कि अब बस करो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। इस तमाशे का एंड कब और कैसे होगा ये अब सिर्फ मैं डिसाइड करूंगी। मैंने अपनी असिस्टेंट को एक इशारा किया और तुरंत बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। एक धुंधली सी स्टूडियो में 2 चोटियां बनाई एक लड़की वही सनफ्लावर पेंटिंग बना रही थी जो एग्जीबिशन में लगी थी। स्टेला उसके पास बैठी फोन चला रही थी और बीच बीच में उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। बहुत हो गया इज़ाबेला, लांस मुझ पर चिल्लाया। तुम क्या साबित करना चाहती हो? अगर स्टेला की काम फेक है तो क्या हुआ? वो भी बच्ची है, गलती हो सकती है उससे। लैंस मुझ पर बरस रहा था और स्टेला मौके का फायदा उठाते हुए कमजोरी का नाटक करके जमीन पर गिर गई। साफ था कि लैंस को सब पहले से पता था, फिर भी वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। पूरा हॉल शांत हो गया, बस स्टेला के रोने की आवाज गूंज रही थी। मैंने ठंडी नजरों से ये तमाशा देखा। मैंने सोचा था स्टेला को नीचा दिखाऊंगी, पर ऐसा लग रहा था कि मैं ही जलील हो गई हूँ उन दोनों को एक दूसरे के लिए इतना डिवोटेड देखकर। मेरा दिल कब का पत्थर हो चुका था। जब सब मेहमान चले गए, मैं खड़ी हुई। उनकी वो हंसती हुई फोटो जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी। तुम हार गई ना? मैंने सर हिलाया। हाँ, मैं हार गई थी और आज से मैंने प्यार करना छोड़ दिया। मैंने प्रॉपर्टी सेटलमेंट के पेपर्स अपनी माँ के आगे रखे। खिड़की के बाहर पतझड़ की हवा चल रही थी। 28 पन्नों के उस डॉक्यूमेंट पर एक डायमंड ब्रोच लगा था। माँ ने फिक्र से देखा। मैंने आगे कहा, मैं ग्रांट ग्रुप के ओवरसीज मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी जमा कर रही हूँ। साल के आखिर तक सब साफ हो जाएगा। माँ के हाथ कांपने लगे। उनकी चाय अग्रीमेंट के इमोशनल डिस्ट्रेस कॉम्पनसेशन वाले हिस्से पर गिर गई, जहां 100 मिलियन पाउंड्स 1000 करोड़ से ज्यादा लिखा था।
तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, एक रत्ती भर भी नुकसान नहीं सह सकती, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा। पर तुम मुझ जैसी बिल्कुल नहीं हो। मैंने कभी कुछ मांगने की हिम्मत नहीं की, बस रमी खेलकर अपना गुस्सा निकालती रही। मैंने सेफ बंद करते हुए कहा, मॉम, मैं कभी आप जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। ये बहुत दर्दनाक है। आप भी डिवोर्स मांगिए, अब से मैं आपका ख्याल रखूंगी। स्टेला की गैलरी पर क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन का बोर्ड लग गया। उसके सारे फ्रॉड्स पकड़े गए और जिन कलेक्टर्स ने महंगी पेंटिंग्स खरीदी थी उन्होंने उस पर केस कर दिया। लैंस ने उसे जो भी ज्वेलरी और डायमंड्स दिए थे वो या तो मेरे पास वापस आए या कोर्ट में नीलाम कर दिए। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लोग उसे स्कूल के बाहर दौड़ा रहे थे। उसका कार्टियर ब्रेसलेट अब एक सस्ते बाजार वाले नकली कंगन में बदल चुका था। सबसे बड़ा मजाक तो ये था कि उसने मेरे जैसे लंबे बाल रखे थे। अब कर्जदारों ने खींच खींच कर उसके बाल नोच लिए थे, जिससे उसके सर पर खून के धब्बे दिख रहे थे। बाद में वही 5 मिलियन पाउंड्स की गैलरी सिर्फ 1 मिलियन में बिकने आई। मैंने तुरंत उसे खरीद लिया। बिजनेस वुमन होने के नाते मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ती। स्टेला ने वो पैसे मुझे तुरंत वापस कर दिए, पर उसका कर्ज मुझ पर इससे कहीं ज्यादा था। मैंने वहां की पूरी क्षया बदल दी और उसका नाम रखा अवेकनिंग आर्ट गैलरी। ये सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल फोर्ट्रेस था, औरतों की बेड़ियां तोड़ने और खुद को पहचानने का एक नया ठिकाना। ये सिर्फ एक आर्ट एग्जीबिशन नहीं था बल्कि औरतों की सेल्फ अवेयरनेस और उनके जागरूक होने का एक जरिया था। इसका मकसद हर औरत को दुनिया के जज्बाती बंधनों से आजाद करना और उन्हें टूटने के बाद फिर से खड़ा होना सिखाना था। इसी बीच लैंस ग्रांट, जो कभी बिजनेस का इनविंसिबल जीनियस माना जाता था, अब रोज मेरे कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर मंडराता रहता। वो मुझसे गिड़गिड़ाकर बिजनेस के मौके मांगता, पर मैं हर बार उसका हाथ झटक देती और नफरत से कहती, मिस्टर ग्रांट, आजकल आपको कुछ सेकंड्स के लिए देखना भी मेरा वक्त बर्बाद करने जैसा है। प्लीज यहाँ आना बंद कीजिए। आपने अपने मौके खुद गंवाए हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? क्यों ना आप अंडरग्राउंड कैसीनोज या बार्स में अपनी किस्मत आजमाएं, शायद वहां आपको कोई रास्ता मिल जाए। लैंस सच में अंडरग्राउंड कैसीनो गया, पर जुआ खेलने नहीं बल्कि उधार लेने। उसे कमबैक करने के लिए 50 मिलियन पाउंड्स चाहिए थे। बैंक्स ने उसे मना कर दिया था और उसके मतलबी दोस्तों के पास इतने पैसे नहीं थे। मेरी माँ का दिल थोड़ा नरम है। जब उन्हें पता चला कि लैंस ऐसे लोगों से पैसा उठा रहा है तो वो मुझसे कहने आई, इजाबेला, आखिर तुम दोनों की शादी हुई थी, वो बहुत मुश्किल में है, थोड़ी मदद क्यों नहीं कर देती? माँ लैंस को इसलिए पसंद करती थी क्योंकि जब उन्हें हार्ट अटैक आया था तो लैंस ने ही अपने प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर उनकी जान बचाई थी। शायद लैंस में बिजनेस का हुनर तो था ही। हाई इंटरेस्ट लोन लेने के बाद उसने सिर्फ 3 महीने में फिर से मार्केट में कदम जमा लिए। लोग कहने लगे, लैंस इतनी जल्दी नहीं गिर सकता। इजाबेला गिल तो सिर्फ एक औरत है, वो इसलिए टिक पाई क्योंकि मिस्टर ग्रांट ने उस पर रहम खाया। पर अब जब इजाबेला ने हद पार कर दी है तो लैंस उसे नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग तो इतने गिर गए कि उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी भरी ताकि वो लैंस के यहाँ गुलामों की तरह काम कर सके। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे उनके इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। सच तो ये था कि लैंस इतना भी हाई एंड माइटी नहीं था जितना लोग समझ रहे थे। मैंने पता लगवाया था कि वो इतना भी नहीं कमा पा रहा था कि अपने लोन का ब्याज, इंटरेस्ट भर सके। यहाँ तक कि वो अपनी प्यारी स्टेला की 20,000 पाउंड्स की ट्यूशन फीस तक नहीं भर पा रहा था। एक दिन जब लोन शार्क्स के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, मैंने उसे अपनी वाइनरी के बेसमेंट सेलर में देखा। वो डर से थरथरा रहा था। वाइनरी के बटलर ने बताया कि वो 1 हफ्ते से वहां छुपा था। बटलर ने पुराने एहसान की वजह से उसे छुपाया था और मुझसे बात छुपाई थी। अगर मैं उस दिन वाइन लेने वहां ना जाती तो शायद वो थोड़े दिन और छुपा रहता। मैं अपनी हाई हील्स में सीढ़ियों पर रुकी और नीचे देखते हुए कहा, मिस्टर ग्रांट, प्लीज यहाँ से जाइए। ये एक प्राइवेट वाइनरी है, यहाँ आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। लैंस बहुत बुरा दिख रहा था। उसने अपने होठ भींचे और कहा, इजाबेला, आई एम सॉरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी। मैंने ठंडक से कहा, नहीं, तुमने सच में नहीं सोचा था। तुमने तो वो सीन सोचा था जहाँ एक हाथ स्टेला की कमर पर हो और दूसरे से तुम पूरा स्टॉक मार्केट कंट्रोल करो। तुम्हें पैसा और औरत दोनों चाहिए थे। क्या तुमने यही तस्वीर नहीं सोची थी?
आज भी तुम्हें स्टेला से मिलने का पश्चाताप नहीं है। तुम्हें बस इस बात का दुख है कि तुमने स्टेला को और गहराई में क्यों नहीं छुपाया। ये कहकर मैंने उसे आखिरी बार नफरत से देखा। फिर भी पुराने रिश्ते का लिहाज रखते हुए मैंने उसे 1 महीना और वहां रुकने दिया। डिवोर्स को पूरा 1 साल 365 दिन हो चुका था। मेरी माँ का मैसेज आया, बेटा आज रात खाने पर घर आ जाओ। मेरे हाथ कीबोर्ड पर रुक गए। मैंने रिप्लाई किया, नहीं मॉम, कल मेरी बिजनेस ट्रिप है। असल में कोई ट्रिप नहीं थी, मैं बस उनसे मिलना नहीं चाहती थी। मेरी माँ आज तक नहीं समझ पाई कि इस डिवोर्स का मतलब क्या है। उन्हें ये भी समझ नहीं आया कि मैंने उन्हें भी डिवोर्स लेने को क्यों कहा था। वो रोज जिद करती हैं कि मैं लैंस को घर बुलाऊं और हम फिर से साथ हो जाएं। उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लैंस के पास अब ना पैसा है ना ताकत, वो बस सब पहले जैसा चाहती हैं। शुरू में मैं उनसे बहस करती थी, पर अब मैं थक गई हूँ। मैं बस उन्हें इग्नोर करती हूँ। मेरे मना करने पर उन्होंने मैसेजेस की झड़ी लगा दी। इजाबेला, क्या तुम सच में उससे नहीं मिलना चाहती? लैंस को अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम उसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकती? उसने मुझसे वादा किया है कि वो ऐसी गलती फिर नहीं करेगा। और अगर उसके पास घर या पैसा नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास तो है ना। इंसान को सोने के लिए सिर्फ एक बिस्तर चाहिए होता है, इतनी बड़ी घर की क्या जरूरत? अगर तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ को लैंस ग्रांट के लिए इतना पागल देखकर मैंने उन्हें सच बताने का फैसला किया। मॉम, उस वक्त लैंस का प्राइवेट डॉक्टर असल में डैड की नई मिस्ट्रेस का इलाज करने आया था। वो दोनों 3 दिन से होटल में पार्टी कर रहे थे और उस लड़की की हालत बिगड़ गई थी। डैड डर गए थे कि कहीं वो मर ना जाए, इसलिए उन्होंने लैंस को भेजकर उस डॉक्टर को पेरिस से बुलवाया था। पर किस्मत से उसी वक्त आपको वहां हार्ट अटैक आ गया, वरना आपको क्या लगता है वो डॉक्टर अचानक आपकी जान बचाने कहां से आ गया? मॉम प्लीज होश में आइए, ये मर्द सब मिले हुए हैं, इनमें से कोई अच्छा नहीं है। इनके आगे पीछे घूमना बंद कीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। काफी देर तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। पास खड़ी मेरी असिस्टेंट ने धीरे से कहा, मैम, आपकी मॉम को ये बात पहले से पता है। मैंने फोन बंद किया और अपनी आंख से आखिरी आंसू पूछा। प्यार ही जिंदगी की इकलौता रोशनी है, ये बात मेरी माँ ने बचपन से मेरे दिमाग में भरी थी। एक औरत को पूरी जिंदगी मर्द के कंधे का सहारा लेना चाहिए, ये भी उन्होंने ही सिखाया था। चाहे वो मर्द एक सूखा हुआ पेड़ ही क्यों ना हो जिसे कीड़े खा रही हों, एक औरत को उसकी टहनियों से लिपट कर रहना चाहिए। साल दर साल उन्होंने मुझे यही समझाया, पर अब मैं समझ गई हूं कि ये सब उनका खुद का धोखा था। वो मुझे ये सलाह इसलिए देती हैं ताकि वो साबित कर सकें कि उनके प्रिंसिपल सही हैं, पर मैं उनकी जैसी नहीं हूं। मैंने कभी नहीं माना कि प्यार ही मेरी जिंदगी का सब कुछ है। मेरे पास मेरी पढ़ाई है, मेरा करियर है, मेरी आजादी है। मुझे किसी सूखे हुए पेड़ पर लिपटने वाली बेल बनने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक मजबूत ओक का पेड़ बन सकती हूँ जो धूप और बारिश में अकेला खड़ा रहे। मैं खुद को और दूसरों को पनाह दे सकती हूँ। तो मॉम, आज से मैं सिर्फ एक बेटी बनकर नहीं रहूंगी, मैं एक कैक्टस बनूंगी।